गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, मतलब केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि केंद्रीय बल किसे कहते हैं। तो केंद्रीय बल जो होते हैं उनकी ये दो विशेषताएं होती हैं कि बल F की क्रिया रेखा सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती है। मतलब एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिससे लेकर और सिस्टम तक एक क्रिया रेखा निर्धारित होगी और यह क्रिया रेखा सदैव उस बिंदु से गुजरेगी, चाहे क्रिया रेखा की दिशा कोई सी भी हो, लेकिन वह बिंदु नियत रहेगा। तो और सेकंड होगा कि बल का परिमाण नियत बिंदु, जिसे बल क्षेत्र का केंद्र कहते हैं, उससे कण की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब जो फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रल फोर्स जिसे हम कह रहे हैं, यह फोर्स किसी समय t पर उस नियत बिंदु से सिस्टम की डिस्टेंस, जो वेक्टर डिस्टेंस होगी r, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो यह जो बल होगा, जिस बल में ये दो विशेषताएं होंगी, उस बल को केंद्रीय बल कहते हैं। तो देखिए, हमने दो विशेषताएं पढ़ी हैं। पहली कि बल की क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु से गुजरेगी, और दूसरी किसी समय पिंड पर लगने वाला बल F पिंड की नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर करेगा। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल आदि। तो देखिए, हम अगर गणितीय रूप में इस बल को लिखना चाहें, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगर करना चाहें, तो इसको लिखेंगे हम वेक्टर Fr। r यहाँ पर जो ब्रैकेट में r है वो हमें बता रहा है कि यह बल पिंड की नियत बिंदु से दूरी r पर निर्भर करता है। इसको हम लिखेंगे Fr, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और प्लस माइनस आर कैप हो गया यूनिट वेक्टर आर कैप। और प्लस और माइनस हमें ये शो कर रहे हैं कि प्लस डायरेक्शन रिपल्सिव फोर्स को शो कर रही है, और जो माइनस साइन है, इसका मतलब हो गया कि फोर्स की प्रकृति क्या है, आकर्षण की है। तो देखिए, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Fr को अगर हम लिखते हैं Gm_r² माइनस आर कैप, क्योंकि गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। तो देखिए, ये जो दो विशेषताएं हमने निर्धारित करी थी, यहाँ पर हमने कहा था कि फोर्स की क्रिया रेखा एक नियत बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल के केस में जो नियत बिंदु है वह है पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरेगी जो क्रिया रेखा होगी, अर्थात जो बल होगा वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा। ओके। और जो प्रकृति है इस फोर्स की, गुरुत्वीय बल की, यह कैसी है, आकर्षण की प्रकृति है। मतलब ये हर वस्तु को पृथ्वी के केंद्र जो है अपनी तरफ खींचता है। तो ये आकर्षण की नेचर है इसकी, इसलिए हम यहाँ पर माइनस आर कैप लेंगे। यहाँ पर g गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, m पृथ्वी का मास है, पिंड का मास है, और r² पृथ्वी से लेकर पिंड की दूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड केस हम लेते हैं स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER की वैल्यू होती है KQ/r² r कैप। यहाँ पर जो r कैप है, इसका मतलब ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ली है यहाँ पर। तो पॉजिटिव चार्ज की बात हम कर रहे हैं, तो ये अगर रिपल्सिव फोर्स है तो यहाँ पर प्लस आर कैप होगा, और अगर अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, अगर अपोजिट चार्जेस की हम बात करेंगे, तो हम क्या लेंगे, माइनस आर कैप लेंगे। अब देखिए, इसकी कुछ और विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। मतलब कि एक ही प्लेन में कण की गति होगी, चाहे वो कोई सा भी प्लेन होगा, लेकिन प्लेन चेंज नहीं होगा अगर पिंड केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है। तो देखिए, समीकरण 1 के दोनों तरफ स्थिति सदिश r के साथ अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए r क्रॉस Fr होगा इक्वल्स टू Fr एक स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसे हम बाहर रखेंगे, और r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, यूनिट वेक्टर आर कैप के साथ। अब सिंस r और वेक्टर r और r कैप इनकी डायरेक्शन सेम ही है, इसलिए ये वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बट एज वी नो, Fr की वैल्यू क्या होती है, ma, मास इंटू त्वरण होती है, और त्वरण को हम लिख सकते हैं d2r/dt²।
सो यहाँ पर इसलिए आर क्रॉस एफ आर का मतलब हो गया आर क्रॉस एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो ये हो गया आर क्रॉस एम, ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी क्वांटिटी क्या रिमेनिंग रही, आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब डी अपॉन डी टी, अगर हम एक खोलते हैं इसको, डी अपॉन डी टी, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी प्लस आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस, क्योंकि डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी ये सेम वेक्टर क्वांटिटी हैं और इसका खुद के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो दिस इज ज़ीरो प्लस आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सो यहाँ पर इसलिए डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए इसको भी हम ज़ीरो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इस ये समय के साथ नियत है। सो आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, हमने कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ले ली, दैट इज एज वी एज्यूम एच, तो ये क्या हो गई, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई। इसका मतलब आर क्या है, उस पिंड का पोजीशन वेक्टर है और डी आर अपॉन डी टी उस पिंड का वेग है, मतलब आर क्रॉस वी। तो यहाँ पर एच एक नियतांक सदिश है तथा स्थिति सदिश आर और कण के वेग से बने तल के लंबवत है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के समतल के लंबवत प्लेन में आता है। तो इसका मतलब एच का जो प्लेन है वो आर और डी आर अपॉन डी टी से बने प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आर तथा डी आर अपॉन डी टी से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि एच जो लंबवत प्लेन में है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कब रहेगा, जब उसका प्लेन चेंज नहीं होगा, प्लेन जो है समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि आर और डी आर अपॉन डी टी का प्लेन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर वेग नियत प्लेन में चल रहा है कण और उसका स्थिति सदिश भी उसी प्लेन में बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ पिंड की स्थिति या उसका प्लेन या उसका समतल एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उपरोक्त निष्कर्ष कण पर केंद्रीय बल के कारण आरोपित बल आघूर्ण ज्ञात करके भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कैसे, इसका सेकंड जो मेथड है ये ऐसे होगा कि केंद्रीय बल के कारण अगर हम कहें कि पिंड पर केंद्रीय बल कार्य कर रहा है, देखिए ये मेथड तब अप्लाई होगा जब हम कहें कि पिंड की घूर्णी गति हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है, तो उस केस में बल आघूर्ण की हम बात करेंगे तो टो इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ आर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे एफ आर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर आर कैप, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज आर और आर कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, तो टो ज़ीरो हो गया। अब सिंस टो होता है हमारा डी जे अपॉन डी टी, तो इसका मतलब डी जे और डी टी भी ज़ीरो होगा, दैट मीन्स जे जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अतः केंद्रीय बल क्षेत्र में कण का कोणीय संवेग नियत या संरक्षित रहता है, बट जे इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो अगर जे कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो गया, आर क्रॉस पी भी नियत है, और पी क्या होता है, एम वी, एम तो कांस्टेंट होता है बिकॉज इट्स मास, तो इसका मतलब आर और वी एक ही तल में होंगे। तो यहाँ से भी हम घूर्णी गति के लिए भी हमने ये रिजल्ट डिराइव कर लिया कि पिंड की जो गति है वो एक ही प्लेन में होगी अगर उसके ऊपर केंद्रीय बल कार्य कर रहे हैं तो। सेकंड देखिए, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के समीकरण। अगर कोई पिंड केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है तो उसकी गति के लिए हम क्या समीकरण फिक्स करेंगे, तो देखिए हमने माना कि एक ही तल में गतिशील कण की गति का समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में ज्ञात कर सकते हैं। माना कि द्रव्यमान m की, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में करेंगे। तो हमने माना कि कोई मास m का एक पार्टिकल है, उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, r और थीटा। तो देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि x और y तो उसके क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि एट दैट टाइम t उसकी मूल बिंदु O से जो वेक्टर डिस्टेंस होती है दैट इज r, और जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है वो थीटा होता है। तो यहाँ पर हम x और y का जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स,
वो इस तरह से देंगे कि x इक्वल्स टू होगा r कोस थीटा और y इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा। इसका हमने t के रिस्पेक्ट में इसको डिराइव कर लिया। डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका, dx ओवर dt इक्वल्स टू dr अपॉन dt कोस थीटा कॉन्स्टेंट है माइनस r साइन थीटा, एक बार कोस थीटा का करेंगे एक बार r का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आएगा माइनस r साइन थीटा d थीटा अपॉन dt। सेकेंड dy ओवर dt करेंगे, सो साइन थीटा dr अपॉन dt प्लस r कोस थीटा d थीटा अपॉन dt। t के सापेक्ष अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू d2r अपॉन dt स्क्वायर। ये हम कर लेंगे, एक बार r के को कांस्टेंट मानेंगे, एक बार थीटा को कांस्टेंट मानेंगे और ये हम कर लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट दोनों को ही सेकेंड टाइम। अब देखिए त्वरण जो a होता है, a त्वरण होता है, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, आई कैप d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस जे कैप d2y ओवर dt स्क्वायर। यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर की और d2y अपॉन dt स्क्वायर की। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, बट एज वी नो आर कैप को हम, जो ये यूनिट वेक्टर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आर कैप की वैल्यू होती है आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। बिकॉज जो आर है वेक्टर आर, उसको हम दे रहे हैं, अगर हम लिखें तो वो लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, सो एक्स की वैल्यू होती है आर कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा आई कैप हो गया प्लस आर साइन थीटा जे कैप हो गया। तो यहाँ पर अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, बिकॉज आर मैग्नीट्यूड हमने कट कर दिया दोनों साइड में, तथा द्विकंशीय दिशा में एकांक सदिश थीटा कैप की वैल्यू जो होती है दैट इज माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ओके, सो आर कैप और थीटा कैप हम इन इक्वेशन से देते हैं। तो ए को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए आर, मतलब ए का आर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज ए आर आई कैप, आर कैप होना चाहिए, ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप, क्योंकि आर कैप और थीटा कैप दो डायरेक्शन हमने बात करी है, दो इसके यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर हमने ए आर कैप और थीटा कैप की वैल्यूज पुट कर दी हैं, एंड ए आर और ए थीटा की, देखिए जो ऊपर हमने ए की वैल्यू निकाली है त्वरण की, उसमें जो फर्स्ट टर्म है जिसमें कि ब्रैकेट में आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा है दैट इज आर कैप। ओके, सो इससे मल्टीप्लिकेशन में जो क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर दैट इज ए आर, और जो सेकंड टर्म है उसमें जो बड़े ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है दैट इज ए थीटा, तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। तुलना करने पर, अगर हम तुलना करते हैं तो ए आर की वैल्यू आएगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, दिस इज ए आर। और इसी तरह से जो ए थीटा होगा दैट इज आर डी टू थीटा और डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ आर की वैल्यू होती है एफ आर इक्वल्स टू एम ए, जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ए को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो एम आर कैप ए आर प्लस थीटा कैप ए थीटा, तुलना करेंगे इसकी तो यहाँ पर आएगा, अगर हम इससे फोर्स की जो हमने वैल्यू लिखी है एफ आर कैप, इससे अगर हम इसके कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास आता है जो ए आर वाली टर्म थी दैट इज एम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर, क्योंकि फोर्स में केवल क्या है आर कैप का ही कंपोनेंट है, थीटा कैप वाला वेक्टर जो कंपोनेंट है वो जीरो है। सो यहाँ पर एम आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर ओवर डी थीटा अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 5 और 6 ही क्या है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण के गति के समीकरण कहलाते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली जो कि किसकी हैं, ऐसे पार्टिकल्स के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को व्यक्त कर रही हैं जो कि सेंट्रल फोर्सेस के अंडर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड अनदर कुछ लॉज देखेंगे जिनमें कि सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करता हुआ पार्टिकल, उसके लिए हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम फाइंड आउट करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।